जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एनजे हिंदी एकेडमी पर। दोस्तों, हम यूजीसी नेट का सिलेबस हमने स्टार्ट किया है और मैंने आप लोगों से वादा किया है कि यूजीसी नेट का एकदम टॉपिक वाइज लाइन बाय लाइन पूरा सिलेबस मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर पढ़ाऊँगा। अब इसमें आप लोगों को मैंने एक क्लास ले चुका हूँ मैं ऑलरेडी आपकी। उस क्लास में मैंने आपको भाषा विज्ञान में जो भाषा की परिभाषा है या विश्व में भाषा का जो विभाजन है किस तरीके से हुआ, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। ये चीज़ एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ कि हमने किन किन चीज़ों पर बात कर लिया ना। ये सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मैंने अपलोड भी कर दी है, तो अगर आप लोगों को ये नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो ये सारी चीज़ें टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ना। मैं सोच रहा हूँ कि इसके साथ आपको पीवाईक्यू सीरीज भी मैं साथ में चालू कर देता हूँ कि जैसे भाषा विज्ञान खत्म हुआ, भाषा विज्ञान के 2018 से लगाकर जून 25 तक जितने पीवाईक्यू यानी जितने सालों में पेपर हुए, जितने पेपर हुए, उन सब पेपरों को हम लगा लें ना। फिर उसके बाद दूसरी यूनिट स्टार्ट करते हैं, फिर उसके हम टॉपिक लगा लेंगे। ऐसे वन बाय वन करके सारी यूनिट्स को हम ख़त्म करेंगे कंटेंट के साथ, प्लस उनके पीवाईक्यूज लगाएंगे। तो अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर हम ये चीज़ें करें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैंने पिछली क्लास में आपको भाषा की परिभाषा, भाषा शब्द क्या है, भाषा की परिभाषा, ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में बात कर लिया ना। क्या क्या बात कर ली पिछली क्लास में, यानी क्या क्या पढ़ लिया हमने पिछली क्लास में, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद भाषा के कितने चरण हैं विकास में, ये भी मैंने बता दिया। आंगिक भाषा, वाचिक भाषा, लिखित भाषा, उसके बाद यांत्रिक भाषा, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। विथ एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कैसे हुआ। फिर हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी और उसमें विश्व में भाषाओं का वर्गीकरण कैसे हुआ, तो आकृति मूलक और पारिवारिक वर्गीकरण हुआ। फिर पारिवारिक वर्गीकरण में हम देखते हैं कि इसको 4 भौगोलिक क्षेत्रफल और 18 भाषा परिवारों में बांटा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्रम वाइज सब कुछ बता दिया था, ठीक है। तो यहाँ तक सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब इसके आगे का कंटेंट हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। आगे का क्या कंटेंट है, आगे का कंटेंट हम इसमें पढ़ेंगे कि जो हमारी भारतीय आर्य भाषा है, वो भारतीय आर्य भाषा के कितने चरण हैं, यानी कितने प्रकारों में उसको बांटा गया। और जो भारतीय आर्य भाषा को जितने प्रकारों में बांटा गया है, क्योंकि अब एंड लाइन हमें क्या पढ़ना है, भारतीय आर्य भाषा को पढ़ना है ना। भारतीय आर्य भाषा के कितने चरण हैं, तो 3 चरण हैं। आपको पता है भारतीय आर्य भाषा के 3 चरण हैं: प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ये 3 चरण प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के। अब ये तीनों चरणों का अगर पूरा ओवरऑल कालक्रम मैं आपको बताऊं, तो ये 2000 ईसा पूर्व से। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर पहले क्लियर कर देता हूँ कि अलग अलग लेखकों की बुक में आपको थोड़ा सा इनके सन को लेकर चीज़ें अलग अलग मिल सकती है। यानी कोई प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को 1500 ईसा पूर्व से स्टार्ट करता है, कोई 2000 ईसा पूर्व से स्टार्ट करता है, कोई 2500 ईसा पूर्व से स्टार्ट करता है ना। तो आपको कुल मिला के प्राचीन भारतीय आर्य भाषा और प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत जो 2 भाषाएं आएंगी, वैदिक और लौकिक संस्कृत, इनके सन को लेकर थोड़ा सा अलग अलग आचार्यों के अलग अलग मत है। बाकी का सेम आपको मिलेगा, है ना, सबका सेम मिलेगा। बस इसी एक में आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा। तो अगर सबसे मान्य बात करता हूं मैं, तो जो हमारी भाषा का विकास है वो 2000 ईसा पूर्व से हम मानते हैं कि 2000 ईसा पूर्व से हमारी भाषा का विकास होने लगा। और वर्तमान आज तक हम इस चीज़ का भाषा का विकास हो ही रहा है हमारा, ये हम लोग मानते हैं। यानी सबसे मान्य मत हमारा ये माना जाता है। अब मैंने आपको जैसे कि बताया कि भारतीय आर्य भाषा के 3 चरण हैं। पहला प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और तीसरा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ये 3 चरण मैंने आपको बताए। अब इन 3 चरणों में मैंने क्या क्या बताया, मतलब क्या क्या देखना हमें, तो पहला देखना कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का कालक्रम कहाँ से कहाँ तक रखा है ना। ओवरऑल हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का कालक्रम देख रहे हैं, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का कालक्रम जो है 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व रखा गया। ईसवी ईसा पूर्व में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ईसा पूर्व से ईस्वी पे कैसे आ रहे, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। ईसा पूर्व में हम पीछे की तरफ आते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ईसा मसीह का जन्म जो है हम 1 ईस्वी इसको मानते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इस तरीके से चल रही है। अगर आपको इन चीज़ों में डाउट है या ईसा पूर्व में, तो आप मुझे कमेंट जरूर करना, मैं ये चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की बात करें तो 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को रखा गया है। देखो, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं और कई बार पूछे गए। जब मैं आपको पीवाईक्यू सोल्व कराऊंगा तब बताऊंगा भी सही कि ये क्वेश्चन किस तरीके से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक इसको रखा गया। अगर इसके
हाँ, इसके अंदर कौन सी भाषाओं को रखा गया, यानी इसके अंदर कौन सी आधुनिक भाषाएं, तो उनको अगर हम देखेंगे तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, कुल मिला के प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के दो प्रकार में बांटा गया है, एक वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत है ना। इसको भी अभी हम आगे देखेंगे कि वैदिक संस्कृत का क्या कालक्रम बांटा है और लौकिक का क्या कालक्रम रखा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आगे लाइन बाय लाइन देखने वाले हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की जब बात आती है तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, ये कैसे हुआ, क्योंकि 500 ईसा पूर्व से पहले हम 1 ईस्वी पाए, फिर 1 ईस्वी से हम 1000 ईस्वी पे गए, यानी मोटा मोटा ये आपको 1500 साल का पूरा कालक्रम बता रहा है। कितने सालों का कालक्रम बता रहा है, 1500 साल का कालक्रम बता रहा है ना। तो ये आपको याद रखना चाहिए, कितने कालों का कालक्रम है, 1500 कालक्रम का। अच्छा, ओवरऑल भारतीय आर्य भाषा का जो कालक्रम हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा तक मानते हैं वो टोटल कितना है, 3500 साल का पूरा कालक्रम आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। कितने सालों का देखने को मिलेगा, 3500 साल का है ना। अब मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जो है वो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक इसको रखा गया। इसमें 3 भाषाओं को रखा गया, पाली, प्राकृत और अभ्रंश, यानी कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के कितने भाग है, कितने भागों में इसको बांटा है, पाली में, प्राकृत में और अभ्रंश, पाली भाषा, प्राकृत भाषा और अभ्रंश भाषा में इसको बांटा गया है। फिर आता है हमारा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को 1000 ईस्वी से अब तक, यानी कि आज तक जितनी भाषाएं विकसित हो रही है, जितनी भाषाएं चल रही है, इन सबको आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में रखा गया है, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा यानी कि हिंदी का जो विकास है हम 1000 ईस्वी के आसपास मानते हैं। तो इसमें हिंदी, बांग्ला, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, ये जितनी हमारी भाषाएं हैं यानी आधुनिक जो भाषाएं, इन सबको किस में रखा गया है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में। तो मुझे नहीं लगता कि आपको भारतीय आर्य भाषा का ये जो विभाजन मैंने करके बताया, प्राचीन, मध्य, आधुनिक, और प्राचीन के 2 भाग वैदिक और लौकिक, मध्यकालीन के 3 भाग पाली, प्राकृत, अभ्रंश, और आधुनिक में फिर बहुत सारी भाषाएं आ जाती हैं, हिंदी, बांग्ला, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, इस प्रकार की ये सारी चीज़ें आती है। इसमें अगर किसी को भी कोई कन्फ्यूज़न हो या कोई चीज़ें समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं सबका आंसर करूँगा, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नेट जेआरएफ में ही काम आने वाला है, ये आपको यूपीएसआई में भी आपका भाषा विज्ञान का एक टॉपिक जुड़ा है, वहाँ पर भी ये चीज़ें आपको काम आएगी। उसके बाद आपके बाकी अलग अलग जगह पर ये चीज़ें काम आने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की। सबसे पहले ना, सबसे पहला पॉइंट हम डालते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इसका कालक्रम मैंने आपको 2000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व से कहाँ तक बताया, 2000 ईसा पूर्व से इसका 500 ईसा पूर्व तक मैंने इसका पूरा ओवरऑल कालक्रम बताया ना, ये 500 ईसा पूर्व तक। अब हम इसको देखते हैं कि इसको कितने भागों में बांटा और उनके कालक्रम का क्या, मतलब उन भाषाओं का कालक्रम क्या रखा गया है। तो भारत में भाषा का प्राचीनतम रूप संस्कृत है और भाषिक विशेषता के आधार पर इसे 2 भागों में विभाजित किया गया। किसकी विशेषता के कारण, भाषिक, यानी कि भाषा की विशेषता के आधार पर इसको 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत, है ना। 1 बाय 1 करके दोनों को देखते हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में क्या हुआ, उसके बाद हम वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का कालक्रम भी यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहला हमारा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की पहली भाषा आती है वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत को 2000 ईसा पूर्व से, वैदिक संस्कृत को 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, कहाँ तक रखा गया, 1000 ईसा पूर्व तक इसको रखा गया। वैदिक संस्कृत को 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृत को रखा गया। आपको क्या याद रखना है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को 2000 से 500, और फिर उसके 2 भाग वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक उसको रखा गया। मैं फिर क्लियर कर देता हूँ, एक बार फिर से क्लियर करता हूँ। अलग अलग लेखकों की बुक में इन सन में थोड़ा बहुत चेंजेस मिल सकता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मान्य है, या मैं कहूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिस चीज़ को माना है उसको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल या सरस्वती पांडे ने जिन ऑथेंटिक चीज़ को माना उस पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। वैदिक संस्कृत को वेदिकी, देखो वैदिक संस्कृत के कुछ नाम है, वो नाम भी याद रखना, और ये क्वेश्चन आए हुए आपके पीवाईक्यू अगर आप उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये पीवाईक्यू में पूछे गए हैं ना। तो वैदिक संस्कृत को वेदिकी, छंदस, छांदस, प्राचीन संस्कृत आदि नामों से भी जाना जाता है। किस किस नाम से जाना जाता है, वेदिकी से, छंदस से, छांदस से, या प्राचीन संस्कृत से, है ना। वेदिकी,
छंदस, छांदस और प्राचीन संस्कृत आदि नामों से वैदिक संस्कृत को अन्य नामों मतलब इन नामों से भी जाना जाता है। तो ये नाम आपको याद रखना है, एक जगह लिख लेना, या इनके हैंड रिटन नोट्स भी चाहिए तो पीडीएफ ये टेलीग्राम पे डला है, सारी पीडीएफ मेरे है ना, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम पे डले हैं, तो आप वहाँ से भी इन चीज़ों को ले सकते हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के लिंक मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें वेदिकी, छंदस और छांदस ये वैदिक संस्कृत के नाम है, या इसको प्राचीन संस्कृत भी हम कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, कई बार पीवाईक्यू में पूछा गया है, ये पूछा जाता है वैदिक संस्कृत के निम्नलिखित में से कौन सा नाम है या नहीं है ना। तो वेदिकी, छंदस, छांदस, प्राचीन संस्कृत। फिर इसके बाद इस संस्कृत यानी वैदिक संस्कृत जो थी, इसमें ऐसा क्या, किस ग्रंथों का निर्माण हुआ होगा, किन चीज़ों का निर्माण हुआ होगा, इन पे बात करते हैं ना। तो इसमें मेरे भाइयों, इसमें हमें देखना है कि क्या क्या हुआ होगा। तो हम देखते हैं कि संहिता, ब्राह्मण और अरण्य या उपनिषद, यानी कि देखो, एक तो संहिता यानी जो वेद, हमारे 4 वेद है, वो 4 वेद हमारे वैदिक संस्कृत में लिखे गए। जितने ब्राह्मण ग्रंथ इन वेदों से निकले हुए, वो सारे हमारे वैदिक संस्कृत में लिखे गए। जितने आरण्य जिसे जो मतलब जंगलों में बैठकर जो ग्रंथ लिखे गए, वो हमारे सारे वैदिक संस्कृत में लिखे गए। और उपनिषद यानी गुरु के पास में या गुरु के समीप में जो बैठकर सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, वो सब हमारे वैदिक संस्कृत में आते हैं। तो ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट कि वैदिक संस्कृत में क्या क्या लिखा गया, तो संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य और उपनिषद, है ना। संहिता क्या क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। 4 जो हमारे वेद है उसे संहिता कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। फिर आता है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है, इन पे बात कर लेते हैं। हर संहिता के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है, याद रखना है। ऋग्वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है, क्योंकि वो इतना डिप भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं एग्जाम उसके लिए ना, इसलिए आपको ये चीज़ें याद रखना है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है सामवेद का क्या है, तांडय ब्राह्मण ग्रंथ है ना, या फिर उसको पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ भी कहते हैं ना। शुक्ल यजुर्वेद का जो ग्रंथ है वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ बहुत बार पूछा गया है, कई एग्जामों में पूछा गया है ना। तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका, यजुर्वेद का है। और कृष्ण यजुर्वेद का जो है वो हमारा तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ है। क्या है, तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ है। देखो, आप लोगों को बता दूं, यजुर्वेद को अगर शुक्ल यजुर्वेद बोल दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, या यजुर्वेद को कृष्ण यजुर्वेद। देखो देखो, यजुर्वेद के 2 भाग हो सकते हैं, एक शुक्ल और एक हमारा कृष्ण यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद जो है उसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ है, और जो शुक्ल यजुर्वेद है उसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है ना। ये कुछ ब्राह्मण ग्रंथ है जो हमारे वैदिक संस्कृत में लिखे गए। यानी हम अभी भाषा की बात करें तो हमें बस ये देखना है कि कौन सा ग्रंथ इस कौन सी भाषा में लिखा गया है, ठीक है। उपनिषदों में वेदिकी, उपनिषदों में वैदिक ऋतुओं का पारमार्थिक चिंतन निहित है ना। जैसे नोट करके इसमें लिखेंगे, ऋग्वेद संहिता सर्वाधिक प्राचीन है। ऋग्वेद संहिता क्या है, अगर हम बात करते हैं कि इन वेदों में सबसे ज़्यादा प्राचीन या सबसे पुरानी कौन सा ग्रंथ है, तो ये हमें, या कौन सा वेद है, तो ऋग्वेद संहिता या ऋग्वेद ग्रंथ है ना। इस भाषा में वेद, वेदांत, आरण्य और निघंटु लिखे गए हैं ना। ये आपको याद रखना, वेद, वेदांत, आरण्य और निघंटु लिखे गए। जर्मन विद्वानों ने वैदिक संस्कृत के रूप में अपेक्षा लौकिक संस्कृत को ही इस भाषा को संस्कृत का क्लासिक संस्कृत कहा है ना। उन्होंने क्या कहा कि लौकिक संस्कृत को ही इस भाषा को संस्कृत या क्लासिक संस्कृत कहा। तो जर्मन विद्वानों ने, ये भी पूछा जा सकता है कि जर्मन विद्वानों ने वैदिक संस्कृत को क्या नाम से पुकारा है, तो क्लासिक संस्कृत के नाम से उन्होंने पुकारा है ना। तो ये हमारा होता है वैदिक संस्कृत कंप्लीट। अब वैदिक संस्कृत में मैंने क्या क्या बताया, पहले तो याद रखना 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व इसका कालक्रम है। फिर हमें पता है कि इसमें वेद, जो संहिताएं हैं हमारी, ये 4 वेद यानी जो संहिता हैं, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और आरण्य जो है, ये सब हमारे वैदिक संस्कृत में लिखे गए ना। फिर आती है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत को सिर्फ संस्कृत भी कह दिया जाता है, जो कि हमारी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का दूसरा पार्ट है ना। इसका जो कालक्रम है वो इसका जो कालक्रम है, क्योंकि हमने
वैदिक संस्कृत को कहाँ छोड़ा था, 1000 ईसा पूर्व पे ना। तो 1000 ईसा पूर्व से ये स्टार्ट होगा, 1000 ईसा पूर्व से ये स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 500 ईसा पूर्व तक। कहाँ तक जाएगा, 500 ईसा पूर्व तक। यानी कि जो लौकिक संस्कृत है उसको 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक रखा गया है, ठीक है। फिर आता है लौकिक संस्कृत के 3 रूप हो सकते हैं ना, एक पश्चिमोत्तर, एक मध्यवर्ती और एक पूर्वी। यानी कि पश्चिम क्षेत्र में लौकिक संस्कृत किस तरीके से प्रयोग की जा रही थी, मध्य क्षेत्र में कैसे कर रहे थे, और पूर्व क्षेत्र में भारत के उस समय उस हिस्से में क्या कर रहा था, है ना। इसका प्रयोग साहित्यिक ग्रंथों पर आधारित है। यानी कि जो साहित्यिक ग्रंथ है, जो हमारे साहित्य के ग्रंथ है ना, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गई, ये सारे ग्रंथ हमारे कौन सी भाषा में लिखे गए, लौकिक संस्कृत में लिखे गए। कौन सी भाषा में लिखे गए, लौकिक संस्कृत में लिखे गए। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है उस समय की सामाजिक भाषा पश्चिमोत्तर भाषा मानी जाती थी। यानी कि उस समय की जो सामाजिक भाषा, यानी जो समाज की जो लौकिक संस्कृत भाषा थी वो पश्चिमोत्तर लौकिक संस्कृत मानी जाती थी, है ना। लौकिक संस्कृत का प्राचीनतम काव्य ग्रंथ रामायण माना जाता है। इसकी रचना शैली वैदिक संस्कृत से है। यानी कि इसकी रचना शैली आप देखोगे तो वैदिक संस्कृत जैसी मिलेगी, लेकिन इसकी जो भाषा है वो लौकिक संस्कृत ही हमें मिलती है। लौकिक संस्कृत को सिर्फ संस्कृत भी कह दिया जाता है। यानी कि जिस संस्कृत की हम बात करते हैं, जिस संस्कृत को हम पढ़ते हैं, वो हमारी क्या है, लौकिक संस्कृत है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि रामायण महाभारत ग्रंथों का जो निर्माण है वो लौकिक संस्कृत में हुआ है। उसके बाद वैदिक संस्कृत में आपको बता चुका हूँ, लौकिक संस्कृत हमारी हो चुकी है। यानी कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के दोनों पार्ट हमारे खत्म हो चुके हैं ना। दोनों चीज़ें मैंने बता दी, जो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था या जो बिल्कुल एग्जाम में आने लायक चीज़ें, वो सब मैंने यहाँ पर आपको बता दी है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी भारतीय आर्य भाषा का सेकेंड पार्ट आता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। सेकेंड पार्ट क्या आता है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। इसमें पहला भाग आता है हमारा पाली। पहला भाग क्या आता है हमारा, पाली आता है ना। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की प्रथम अवस्था है पाली जो है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को प्रथम, द्वितीय और तृतीय, तृतीय है ना। प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत, इस अवस्था में या इस तरीके से बांटा जाता है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की जो पहली अवस्था है या जो पहली भाषा का विकास था मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में, वो था पाली। और या फिर यूँ कहूँ कि प्रथम प्राकृत। पाली का ही नाम क्या है, प्रथम प्राकृत, क्योंकि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को इन 3 भागों में बांटा जाता है, प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत। प्रथम प्राकृत यानी पाली, द्वितीय प्राकृत यानी प्राकृत ही, और तृतीय प्राकृत यानी कि हमारी अभ्रंश और अवभट हम इसमें रख सकते हैं तृतीय प्राकृत में ना। ये चीज़ें हमारी आती है। वैसे ओवरऑल आपको मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के भाग करने तो 3 होंगे। कौन कौन सी, पाली, प्राकृत और अभ्रंश, ये होगा, ठीक है। अब चलो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का पहला पार्ट पाली को हम देखते हैं। चलो इसका मैं विकास क्रम भी आपको बताते हुए चलता है ना। विकास क्रम मैंने आप लोगों को नहीं बताया। इसका जो विकास क्रम है, जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है, ये 500 ईसा पूर्व पे स्टार्ट हुई। 500 ईसा पूर्व पे स्टार्ट हुई और ये हमारी 1000 ईस्वी तक चलती है। कहाँ तक चलती है, 1000 ईस्वी तक। 1000 ईस्वी तक ये हमारी चलती है ना। याद रखना, ईसा पूर्व से ईस्वी तक गया है। कौन सी, ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की बात कर रहा हूँ। अब इसके अकॉर्डिंग जो पाली है, पाली का क्या कालक्रम है, तो पाली का जो कालक्रम है वो 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से हमारा 1 ईस्वी है। क्या है, 1 ईस्वी है। 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक हम पाली को रखते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। फिर आता है पाली शब्द की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों में मतभेद है। क्या है, विद्वानों में मतभेद है। कैसे मतभेद है, क्योंकि इसकी पाली की जो उत्पत्ति है, यानी कि कैसे उत्पन्न हुई और कैसे इसका विकास हुआ, इसमें अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपने मत दिए थे। तो हमने कुछ इम्पोर्टेंट जो भाषाविद है उनके मत हमने यहाँ रखे हुए, आपको वो चीज़ें करवाते, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पहला आता है, विधान ग्रंथ में पाली शब्द को बुद्धत्व वचन का पर्याय माना है। एक चीज और याद रखना, जो बुद्ध के अपने प्रवचन थे, यानी बुद्ध ने या बुद्ध के जो शिष्य है उन्होंने जो अपने प्रवचन या अपने जो साहित्यिक भाषा बनाई थी, वो पाली भाषा को ही उन्होंने अपनी साहित्यिक भाषा या अपने उपदेश की जो भाषा थी वो उन्होंने पाली भाषा को माना था ना।
किसने माना था? बुद्ध ने। इसलिए इसको पाली भाषा को ये माना जाता है कि ये बुद्ध के द्वारा इसका विकास किया गया था ना। तो बुद्ध वचन का पर्याय भी पाली भाषा को माना जाता है। किसके द्वारा? उद्यान ग्रंथ में, उद्यान ग्रंथ के अकॉर्डिंग। फिर आता है महावंश में पाली शब्द का अर्थ बुद्ध वचन एवं मूल त्रिपिटक ग्रंथ के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए होता है? मूल त्रिपिटक। पाली शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हो? जो मूल त्रिपिटक ग्रंथ था, बुद्ध का जो तीन ग्रंथ थे उनको त्रिपिटक कहा जाता है, तो उसको ये लोग महावंश मानते हैं। फिर आता है भिक्षु जगदीश कश्यप पाली शब्द को पर्याय यानी पर्याय का तद्भव मानते हैं। पर्याय का तद्भव मानते पाली शब्द को। कौन मानते हैं? भिक्षु जगदीश। भिक्षु जगदीश जो है, भिक्षु जगदीश कश्यप। भिक्षु जगदीश कश्यप, भिक्षु का मतलब होता है बुद्ध में जो संत रहते हैं उनको भिक्षु कहा जाता है ना। तो उनका नाम था जगदीश कश्यप। उन्होंने पाली शब्द को पर्याय का तद्भव शब्द माना है ना, मानते। इनके अनुसार इसका अर्थ वचन क्या है? वचन अथवा बाद में यह बुद्ध वचन के लिए प्रयुक्त होने लगा। ठीक है, ये कौन मानते? जगदीश कश्यप। ये आपको याद रखना क्योंकि इस तरीके से थोड़ा सा पूछा जाता है भाषाओं के बारे में। कुछ विद्वान पाली शब्द की उत्पत्ति पल्ली या पल्ली ग्राम से भी मानते हैं। यानी कुछ विद्वान ये मानते हैं कि पल्ली नामक एक गांव का नाम था। उस गांव की जो भाषा थी उस भाषा को भी पल्ली भाषा कहा गया और उसी से फिर उस क्षेत्र की भाषा का नाम भी पल्ली भाषा पड़ गया। ये लोग मानते हैं ना। पाली शब्द एक साथ पाती से भी माना जाता है। बुद्ध के वचनों की पाती ही पाली है। पाती का मतलब होता है बुद्ध के वचनों का जो संग्रह है ना। पाती का मतलब होता है कि उसका जो संग्रह है, उन्होंने जो अपने वचनों का जो संग्रह किया था उसे ये लोग पाली मानते हैं ना। तो ये कहते हैं कि यार बुद्ध के वचनों को पाती कहा जाता है, इसलिए इस भाषा को भी हम पाली कहेंगे। कुछ विद्वानों ने पाली को पाटलिपुत्र की भाषा कहा। क्यों कहा? क्योंकि पाटलिपुत्र नगर में भी उस समय लगभग पाली भाषा बोली जा रही थी। तो ये माना जाता था कि जिस नगर में ये भाषा बोली जाती है उस नगर के नाम पर इसको मानते हैं। पाली का नाम कैसे पड़ा हुआ है? पाटलिपुत्र के नाम पर। कोसबी के अनुसार पाली पंक्ति का रूपांतरण है। किसका है? पंक्ति का रूपांतरण है, और ये कोसबी ने कहा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट भाषाविद है जो मैंने यहाँ पर आपको बताए हुए है ना, या बता रहा हूँ। डॉक्टर राम शास्त्री के अनुसार पाली या पल्ली अर्थात गांव होता है। पल्ली का अर्थ क्या होता है? गांव। डॉक्टर राम शास्त्री के अनुसार है ना। फिर कुछ लोग इस पाली शब्द की जो विकास हुआ होगा वो कैसे हुआ होगा ना। जैसे मैंने भाषा का विकास आपको बताया था कि भाई पहले आंगिक भाषा, फिर वाचिक, फिर लिखित और फिर यांत्रिक आया। उसी प्रकार से हमारी जो पाली भाषा है उस शब्द का विकास या पाली शब्द कैसे बना होगा। तो इसके लिए स्वयं भदन आनंद कौशल्यायान, भदन आनंद कौशल्यायान ने पाली, ये एक व्यक्ति का नाम है। स्वयं भदन आनंद कौशल्यायन ने पाली की उत्पत्ति निम्न ढंग से की है। कैसे? उन्होंने कहा पहले पंक्ति शब्द होगा, फिर उसके बाद पंक्ति शब्द बना, और फिर पत्ती शब्द बना, और फिर बाद में जाकर ये पाली शब्द बना होगा, है ना। पहले पंक्ति शब्द बना होगा, फिर पंक्ति, फिर पत्ती, और फिर पाली शब्द बना होगा। उसी अनुसार डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार भाषा के अर्थ में पाली शब्द का प्रयोग बुद्ध घोष यानी चौथी पांचवी शताब्दी के समय से प्रारंभ हुआ था। किसके लिए हुआ था? बुद्ध घोष के कारण, है ना। चलो आगे देखते हैं। माना जाता है कि पाली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है थेरवादित परंपरा में हुआ था। किस परंपरा में हुआ था? थेरवादित परंपरा में। फिर मत बोलना कि सर हमें ये चीज़ें नहीं लिखाई थी या ये चीज़ें नहीं बताई थी। इसलिए मैं उस भाषा से या उस वर्ग से जितनी चीज़ें आ सकती है उस सब मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। क्या माना जाता है? पाली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो थेरवादीन परंपरा में हुआ था। इसके पश्चात इसका प्रयोग ही नयानी, हीनयानी एवं महायानी बुद्ध परंपरा में हुआ। पाली का प्रयोग भाषा के अर्थ में किया गया। पाली का अब जो प्रयोग है वो भाषा के रूप में हुआ। और हीनयान और महायान ये भी बुद्ध की दो धाराएं, एक हीनयान धारा और एक महायान धारा। तो ये माना जाता है कि इन लोगों ने पाली भाषा का आगे विकास किया होगा, या इनके यहाँ से पाली भाषा निकली होगी। देखो पाली साहित्य का प्रमाणिक ग्रंथ जो है त्रिपिटक मिलता है। बुद्ध का जो त्रिपिटक है उसमें हमें यह प्रमाण के साथ मिलता है कि जो पाली भाषा है, हाँ, इसका विकास यहीं से हुआ है ना।
पाली में रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ त्रिपिटक है। इसके अतिरिक्त अन्य उपयोग ग्रंथ का संग्रह, इसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये त्रिपिटक इसको एक साथ कहा जाता है, जिसमें 3 ग्रंथ होते हैं, एक सुत्त पिटक, एक विनय पिटक और एक अभिधम पिटक, ये हमारे त्रिपिटक है। ठीक है, यह संस्कृत त्रिपिटक से भिन्न है। जैसे सुत्त पिटक क्या है, इसके 5 निकाय, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय या खुद्दक निकाय। विनय पिटक के 3 भाग है, सुत्त, विभंग, खंदक और परिवार पाठ। और अभिधम पिटक के 7 भाग है ना, धम्म संगिनी, विभंग, धातुकला, पुंगल, पंचिन, कथावस्तु, यमक और पट्टधान, ये हमारे अभिधम पिटक के। तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक ये किस भाषा में लिखे गए, ये तीनों को त्रिपिटक कहा जाता है और ये हमारे पाली भाषा में लिखे गए। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार होने के कारण सम्राट अशोक की राजभाषा क्या है, पाली है। यानी कि अशोक जो सम्राट अशोक थे, अशोक की जो भाषा थी, राजभाषा थी, यानी अपने राज्य की जो भाषा उन्होंने बनाई थी वो पाली भाषा थी। ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के कारण उन्होंने ऐसा किया था, अपने राज्य की भाषा को ही पाली भाषा में कन्वर्ट कर दिया था, है ना। फिर आता है प्राकृत। प्राकृत की बात करते, पाली के बाद प्राकृत आता है। पाली का जो कालक्रम था वो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी था। तो प्राकृत का जो कालक्रम है हमारा वो 1 ईस्वी से कहाँ तक है हमारा, 500 ईस्वी तक है। याद रखना, ये 1 ईस्वी से 500 ईस्वी जा रहा है और वो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी पे आया था। ये दोनों चीज़ें अलग अलग है ना, ईस्वी में हम आगे की ओर चलते हैं और ईसा पूर्व में हम पीछे की तरफ, मैंने बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ आते हैं ना। इसको देख लेते हैं, ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की दूसरी अवस्था है। पाली और प्राकृत का समय लगभग 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक माना गया है। ये दोनों को एक साथ बता दिया ना। प्राकृत के विकास को लक्ष्यबद्ध कर व्याकरणिक एकरूपता लाने का श्रेय पाणिनि, वरुचि और हेमचंद्र ने किया। अब आपको ये भी याद रखना कि पाणिनि, वरुचि और हेमचंद्र जो है किस भाषा के व्यक्ति थे, किस भाषा के लेखक थे या साहित्यकार थे, तो प्राकृत के थे ना। फिर आगे देखते हैं स्वयं प्राकृत अर्थात प्राकृतम अर्थात प्राकृत संस्कृतम है ना। ये एक संस्कृत की लैंग्वेज में बताया गया पाली को, या पाली की लैंग्वेज में बताया गया कि स्वयं प्राकृतम अर्थात प्राकृतम अर्थात इसका मतलब होता है प्रकृति संस्कृतम, है ना। उसके बाद आता है कुछ विद्वान प्राकृत शब्द का अर्थ स्वाभाविक, सहज, पूर्व सिद्ध, प्राकृत अर्थात पहले से बनी हुई भाषा मानते। क्या क्या मानते हैं, प्राकृत शब्द का जो अर्थ है, कुछ विद्वान है वो क्या क्या मानते हैं, सहज मानते हैं, पूर्व सिद्ध मानते हैं और प्राकृत अर्थात पहले से बनी हुई इसको मानते हैं ना। फिर आता है द्वितीय प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत कहते हैं। द्वितीय प्राकृत आपको पता होगा कि मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत। तो प्रथम प्राकृत हमारी पाली होती है, द्वितीय प्राकृत हमारी प्राकृत ही होती है और तृतीय प्राकृत हमारी अभ्रंश होती है। तो इन्होंने क्या कहा, द्वितीय प्राकृत यानी जो एक्चुअल प्राकृत है वो हमारी साहित्यिक प्राकृत भी कहलाती है। इसका एक और नाम क्या कहलाता है, साहित्यिक प्राकृत कहलाता है। इसमें प्राकृत भाषा के मानकीकरण के कारण प्राकृत व्याकरण लिखे गए, है ना। फिर आगे देखते हैं, हेमचंद्र के अनुसार प्रकृति संस्कृतम तत्र भवम तत् आगतम व प्राकृतम अर्थात प्रकृति का संबंध संस्कृत से और जो संस्कृत से निकलती है वह प्राकृत है ना। ये हेमचंद्र में बताया गया है। फिर आता है द्वितीय प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। द्वितीय प्राकृत को क्या कहा जाता है, साहित्यिक प्राकृत भी कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है प्रथम प्राकृत। प्रथम प्राकृत में अशोक के अभिलेखों की जनभाषा और पाली भाषा को माना गया है। क्या माना गया है, पाली भाषा को। प्रथम प्राकृत किसे कहा गया, हमने देखा पाली भाषा को, ये मैं बताया भी हूँ आपको और यहाँ पर भी हमने वापस से क्लियर किया है कि अशोक के अभिलेखों और की जनभाषा से हमें ये पता चलता है कि जो पाली भाषा है वही हमारी प्रथम प्राकृत है ना। ये एक शिलालेख से प्राप्त होता है, यानी विथ प्रूफ प्राप्त होता है। और ये बता चुका हूँ, द्वितीय प्राकृत हमारी साहित्यिक प्राकृत कहलाती है ना, यानी कि जो प्राकृत भाषा में साहित्य लिखे गए उसे द्वितीय प्राकृत कहा गया है ना। फिर आता है हेमचंद्र एवं नागभट्ट ने प्राकृत को मधुर नाम उस भाषा के लिए प्रयुक्त हो गए जो बोली जाने की दृष्टांतगत व पश्चिमी राष्ट्रभाषा तक विकसित हुई। इसके 2 अवस्थाएं थी। पहली प्रथम
प्राकृत की प्रथम अवस्था जिसे पाली और प्राकृत की द्वितीय अवस्था जिसे प्राकृत कहा गया। ये किसने बोला? हेमचंद्र और वांगभट्ट इस चीज़ को क्लियर करते हैं। अच्छा, जो भाषा का विकास हुआ होगा वो विकास क्रम कैसे हुआ होगा? तो आपको मैंने सबसे पहले बताया वैदिक संस्कृत, फिर आया लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, इसके बाद हमारा अपभ्रंश आएगा, अपभ्रंश आएगा, और उसके बाद हमारी अवहट, कोई कोई लोग अवहट को भी रख देते, अवहट को रखते, और फिर हमारी हिंदी आती। क्या आती है? हिंदी फिर आती है हमारी। ठीक है, तो इस तरीके से हिंदी का विकास हुआ। पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, और फिर हिंदी आई। ठीक है, तो हिंदी के विकास तक कैसे एक भाषा से दूसरी भाषा, दूसरी भाषा से तीसरी भाषा तक चीज़ें चली है। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर रखना है। प्राकृत की अवस्था देशिक रूप, ऐसा पूर्व प्रथम शताब्दी के आसपास यह भाषा विभिन्न देशों में देश भेदों में विभक्त हो गई। प्राकृत के सबसे पहले व्याकरणिक ग्रंथ वररुचि ने प्राकृत प्रकाश लिखा। दूसरी सदी ईस्वी तक यह भाषा विभिन्न प्रांतीय बोलियों का रूप धारण कर साहित्यिक भाषा बन गई थी। क्या बन गई थी? साहित्यिक भाषा। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। भरत मुनि ने तीसरी सदी में नाट्य शास्त्र में प्राकृत के 7 भेद माने। भरत मुनि ने ग्रंथ लिखा था नाट्य शास्त्र। क्या लिखा था? नाट्य शास्त्र लिखा था, है ना। भरत मुनि ने अपना ग्रंथ नाट्य शास्त्र लिखा था, जिसके 7 भेद उन्होंने बताए थे, जिसमें मागधी किसके भेद बताए थे, और ये 7 जो भेद बताए थे ये प्राकृत के भेद बताए थे ना, जिसमें मागधी, अवंतिजा, प्राच्या, शोरसेनी, अर्धमागधी, ब्राह्लिक या दक्षिणात्यन, है ना। ये प्राकृत भाषा के प्रमुख 5 भेद मिलते हैं हमें। 7 भेद इन्होंने माने थे, लेकिन जो मूल रूप से हमें कितने मिलते हैं? 5 ही मिलते हैं। ठीक है, फिर प्राकृत के भेदों को लेकर विद्वानों की राय क्या है? तो विद्वानों की राय जो है वो ये बोलते हैं कि अधिकांश लेखकों ने शोरसेनी को ही प्राकृत का मूल रूप माना है। शोरसेनी जो भाषा है उसी का मूल रूप जो है, यानी कि उसका एक्चुअल रूप जो है ये, क्योंकि शोरसेनी तो विकसित हुई भाषा है, लेकिन उसका जो मूल रूप है वो हमारा प्राकृत है ना। प्राकृत का पाणिनि जो है हेमचंद्र रूप कहा जाता है, यानी कि प्राकृत भाषा का जो पाणिनि है, पाणिनि क्यों कहा जाता है हेमचंद्र को? क्योंकि जो पाणिनि है वो संस्कृत भाषा के व्याकरणविद है ना, व्याकरणविद है, इन्होंने व्याकरण लिखी थी। उसी प्रकार से हेमचंद्र को भी प्राकृत भाषा का व्याकरणविद कहा जाता है। इसलिए हम तुलना करते हैं ना, तो ये प्राकरण, ये क्या है? हमारे व्याकरणविद है। फिर उसके बाद आता है अभ्रंश, और लास्ट हमारी इसमें मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की तीसरी अवस्था। इसको तृतीय प्राकृत भी कहते हैं, याद रखना, तृतीय प्राकृत भी कहते हैं। दूसरा ये कि इसका जो कालक्रम है वो हमारा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है। कहाँ तक है? 1000 ईस्वी तक है। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इसमें एक चीज और आपको याद रखना है, अभ्रंश, अगर आप मैं ये कह दूं कि तृतीय प्राकृत, तो फिर तृतीय प्राकृत के आप 2 डिवाइडेशन कर देना, एक अभ्रंश और एक अवहट भी इसमें आ जाती है, अवहट भी इसमें आ जाती है ना। अवहट का जो कालक्रम है वो 900 से 1100 के बीच में माना गया। किसके बीच में माना गया? 1100 के बीच में, 900 से 1100 के बीच में इसका कालक्रम माना गया है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में कितने, तो 3 ही बताना है आपको, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, है ना। लेकिन अगर ये पूछे कि तृतीय प्राकृत में कितने खंड है, तो फिर 2 बताना, अपभ्रंश और अवहट। अगर वो प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत के आधार पर पूछे, तो फिर ये बताना कि आपको तृतीय प्राकृत के 2 भाग है, एक अपभ्रंश और एक अवहट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद इसमें वही सारी चीजें लिखी है कि अपभ्रंश को मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का तीसरा चरण माना जाता है। इसका समय मोटे तौर पर 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक है। यह प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी है। ठीक है, फिर आता मुख्य बिंदु और विशेषताएं। मुख्य बिंदु और विशेषताएं क्या है ना, तो मुख्य बिंदु और विशेषता का मतलब ये है कि इनका पूरा मुख्य बिंदु क्या क्या है, अपभ्रंश क्या क्या है, अपभ्रंश में कौन से ग्रंथ लिखे गए, कौन सा कवि जो है अपभ्रंश का रहा है, ये सारी चीजें बताएंगे। अर्थ, अपभ्रंश शब्द का अर्थ जो है गिरा हुआ होता है। क्या हुआ? गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ। अपभ्रंश का मतलब क्या होता है? या तो गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ। ये अर्थ भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इस चीज को याद रखना आप लोग, है ना। जब भाषा का स्वरूप व्याकरण के नियमों से बंधा नहीं रहा और सरल होकर आम बोलचाल का रूप ले लिया, तो विद्वानों ने इसे अपभ्रंश कहा। यानी कि कुल मिला के क्या है, जब भाषा का स्वरूप व्याकरण के नियमों में बंधा नहीं था, यानी कि ये व्याकरण से मुक्त हो चुका था, व्याकरण के नियम बंधा नहीं था,
जब व्याकरण के नियमों में ये नहीं बंधा था तो उस समय इसको क्या बंधा नहीं, सरल होकर आम बोलचाल के रूप में ये गया, तो उसको विद्वानों ने क्या कह दिया, अपभ्रंश, यानी बिगड़ा हुआ रूप या गिरा हुआ रूप। भाषा का बिगड़ा हुआ रूप किसे मानते, अपभ्रंश को मानते। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, कई बार टेस्ट में भी पूछा जाता है और ये पीवाईक्यू में भी आया है कि भाषा का बिगड़ा हुआ रूप किसे कहते हैं, तो अपभ्रंश को कहते हैं। ठीक है, फिर आता है सर्वप्रथम प्रयोग महाभाष्यकार पतंजलि ने इसे अपने अभ्रष्ट शब्द का प्रयोग किया था, यानी इस भाषा के लिए जो सबसे पहला प्रयोग किया था वो पतंजलि ने किया था, वो अपभ्रष्ट शब्द था। बाद में जाकर ये अभ्रंश शब्द बना है ना। तो अभ्रंश और अवट को क्या किस तरीके से चीजें बताई गई ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। डॉक्टर भोलाराम तिवारी के अनुसार अभ्रंश शब्द का प्रयोग 7वीं सदी से 11वीं सदी के अंत तक हुआ। ये कौन मानते, भोलाराम तिवारी मानते। इनके अनुसार 7वीं सदी से 11वीं सदी आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर भोलाराम तिवारी के अनुसार अभ्रंश का क्या कालक्रम रहा है ना। 11वीं से 14वीं सदी के रचनाकारों ने अपनी भाषा को अवट कहा, जो अभ्रंश का ही परिवर्तित रूप था। यानी अभ्रंश जब आगे विकसित होकर परिवर्तित हुई तो उसको अवट कहा, और 1100 से 1400 के बीच में भी कुछ कुछ व्यक्ति अवट का प्रयोग कर रहे थे ना। विद्वानों द्वारा अभ्रंश के लिए प्रयुक्त नाम क्या क्या दिए गए ये हम देख लेते हैं मेरे भाइयों। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में इसे विभ्रष्ट कहा। क्या कहा, विभ्रष्ट। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र जो ग्रंथ है उसमें उन्होंने अभ्रंश के बारे में विभ्रष्ट भाषा का प्रयोग किया। क्या, किसका किया, विभ्रष्ट। आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यदर्श, दंडी का कौन सा ग्रंथ है, काव्यदर्श में इसे आभीर भाषा कहा। क्या कहा, आभीर भाषा कहा। ठीक है, खुसरो ने इसे अपनी भाषा कहा, जबकि कई विद्वान इसे देश भाषा भी कहते हैं। देश भाषा, प्रथम देश भाषा अगर आपसे पूछे तो कौन सी है, तो अभ्रंश आपको बताना होगा। ठीक है, ये चीजें भी कई बार पूछी जाती है। अब अभ्रंश से क्या हुआ था कि 6 अभ्रंशों का विकास हुआ था। कितने अभ्रंश का, 6 अभ्रंश का। कोई लोग 6 मानते, कोई 5 मानते। मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा कि 5 क्यों मानते और 6 मानते तो क्यों मानते। ठीक है, ये भी आपको क्लियर करूंगा। तो जो अभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास हुआ उसमें अगर हम सबसे महत्वपूर्ण देखें तो ये तालिका हमें यहाँ पर पता चलती है कि कैसे इसका विकास हुआ। तो एक तरफ मैंने वो सारे अभ्रंश लिख दिए जो अभ्रंश भाषा में विकसित हुए थे, और उस अभ्रंश से जो विकसित हुआ था वो हमारा क्या था, वो हमारी आधुनिक भाषाएं थी, है ना। तो वो आधुनिक भाषाएं भी मैंने यहाँ पर रखी हुई है। तो 6 अभ्रंश हमारे पास मिलते। कितने अभ्रंश, 6 अभ्रंश। ठीक है, पहले अभ्रंश का नाम है हमारे पास शोरसेनी अभ्रंश। क्या है, शोरसेनी अभ्रंश। पहले अभ्रंश का नाम क्या है, शोरसेनी अभ्रंश। ठीक है, इसकी पहली इसमें कितनी भाषाएं आती है, तो पश्चिमी हिंदी आती है, राजस्थानी हिंदी आती है, पहाड़ी हिंदी आती है और गुजराती हिंदी। इसमें 4 हिंदी का प्रयोग, मतलब 4 हिंदियां इसमें आती है शोरसेनी अभ्रंश में। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और गुजराती हिंदी, है ना। अब देखो पश्चिमी हिंदी है तो उसकी अपनी अलग बोलियां हैं, खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, ये सब इसकी है। राजस्थानी की मारवाड़ी, जयपुरी है, पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी, गढ़वाली और गुजराती की गुजराती है। तो ये अलग अलग भाषा जो हमारे अभ्रंश और अभ्रंश से जो विकसित आधुनिक भाषाएं हैं, तो उन आधुनिक भाषाओं के बाद भी हमें बोलियां देखनी है कि कौन सी आधुनिक भाषा से कौन सी बोलियां विकसित हुई। यह भी बस मैंने यहाँ पर आपको बस एक आइडिया के लिए दे दिया। इनको सबको डीप में हम देखेंगे अभी। ठीक है, कौन से क्षेत्र में बोली जाती है सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर आता है पेशाची अभ्रंश। पेशाची अभ्रंश से लहंदा और पंजाबी आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ। याद रखना ये अभ्रंश है, इस अभ्रंश से आधुनिक भाषा का विकास हो रहा है और इन आधुनिक भाषाओं से फिर बोली का विकास होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आता है ब्राचड़ अभ्रंश। इससे सिंधी का विकास हुआ। महाराष्ट्रीय अभ्रंश से मराठी का हुआ। अर्ध मागधी से पूर्वी हिंदी का हुआ। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। मागधी अभ्रंश में बिहारी हिंदी, बांग्ला, उड़िया और असमिया का हुआ। बिहारी में भोजपुरी, मगही, मैथिली ये भाषाएं हमारी आती है। ठीक है, ये मतलब ये बोलियां हमारी आती है बिहारी हिंदी में। और बिहारी हिंदी क्या है हमारी, बिहारी हिंदी है हमारी, वो हमारी एक आधुनिक भाषा है जो कि मागधी अभ्रंश से निकली हुई है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि पूर्वी हिंदी किसकी है, किस अभ्रंश से निकली हुई है, तो अर्ध मागधी। बिहारी हिंदी किससे निकली हुई है, तो मागधी। सिंधी किससे निकली है, तो ब्राचड़ से। लहंदा किससे निकली है, तो पेशाची से। राजस्थानी, पहाड़ी या गुजराती किससे निकली है, शोरसेनी से निकली है। ये चीज़ें कई बार पूछी जाती है। अब तो उसने एक कदम और आगे बढ़ा दिया। आप क्वेश्चन का लेवल अगर आप पीवाईक्यू उठाओगे तो आपको पता चलेगा। वो ये पूछता है छत्तीसगढ़ी किस अभ्रंश में आता है, यानी कि छत्तीसगढ़, पहले तो ये याद रखो पूर्वी हिंदी में आता है, क्योंकि पूर्वी हिंदी एक आधुनिक भाषा है, छत्तीसगढ़ी एक बोली है। और फिर ये आधुनिक भाषा भी किस में बोली जाती है, अर्धमागधी अभ्रंश में बोली जाती है। और ये सारे अभ्रंश किस भाषा में आते हैं, हमारे
अभ्रंश भाषा में आते हैं ना। ये सारे जो अभ्रंश हमारे पास 6 अभ्रंश है, सौरसेनी, पेशाची, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी, ये सब किस में आते हैं? ये सब हमारे आते हैं अभ्रंश भाषा में, ठीक है। उसके बाद अभ्रंश भाषा में कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, जो कुछ स्मरणीय तत्व आपको याद रखना है। अभ्रंश में कुल 8 स्वर है, ये याद रखना है। अभ्रंश में केवल 8 ही स्वर मिलेंगे आपको, है ना। अभ्रंश में केवल कितने ही स्वर मिलेंगे? 8 ही स्वर मिलेंगे, ठीक है। फिर आता है स्वयंभू को अभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू जो है वो इनकी सारी रचनाएं हमें अभ्रंश में मिलती है। इनकी एक रचना का नाम है पयमचरु, ये भी याद रखना, पयमचरु स्वयंभू की रचना है। तथा ये जो रचना है ये अभ्रंश में लिखी गई है। और अभ्रंश का वाल्मीकि किसे माना जाता है? स्वयंभू को माना जाता है। तो ये इस तरीके से PYQ पूछे गए, आपको ध्यान रखना है। पुष्पदंत को अभ्रंश का व्यास कहा जाता है। पुष्पदंत को अभ्रंश का क्या कहा जाता है? व्यास कहा जाता है। पुष्पदंत को अभ्रंश का व्यास क्यों कहा जाता है? क्योंकि व्यास जो है वो व्यास जी ने महाभारत लिखी थी हमारे वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत में। यह ठीक ऐसा ही काम पुष्पदंत ने भी एक महान ग्रंथ लिखकर किया था यहाँ पर, इसलिए इनको अभ्रंश का व्यास जी कहा जाता है। धनपाल द्वारा रचित भविष्य यत कहा को अभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य माना जाता है। अभ्रंश भाषा में अगर किसी ने पहला प्रबंध काव्य लिखकर आपको बताया था, प्रबंध काव्य किसी ने दिया था, तो वो व्यक्ति थे धनपाल। धनपाल जी द्वारा भविष्यत कहा गया। किसे कहा गया? अभ्रंश को कहा गया। फिर डॉक्टर ग्रियर्सन ने अभ्रंश को देसी हिंदुस्तानी कहा है। क्या कहा? देसी हिंदुस्तानी भाषा डॉक्टर ग्रियर्सन ने अभ्रंश को कहा है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आता है अवट। अवट जो है हमारा वो है अभ्रंश का विकसित रूप। क्या है? अवट जो है वो अभ्रंश का विकसित रूप है ना। मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर इसको आप रखते हो तो 900 से 1100 के बीच में रखना है ना, ये आपको याद रखना है। परिभाषा: अवट शब्द अभ्रंश के द्वारा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय से ठीक पहले की भाषा का रूप को कहते हैं। इसके समय मोटे तौर पर 900 से 1100 तक माना जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। फिर आता है संक्रमणकालीन भाषा। इसे अभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की संक्रमणकालीन भाषा कहा जाता है। और ये किसने कहा है? ये हमारा जो है ये एक जो कवि है उन्होंने, मतलब एक लेखक है, भाषाविद, उन्होंने कहा कि उन्होंने ये कहा है कि अभ्रंश और पुरानी हिंदी जो है उसके बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, या उसके बीच की पुल किसे कहा जाता है? तो उसके बीच की भाषा को कहा जाता है अवट कहा जाता है, या अवट को हम संक्रमणकालीन भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमणकालीन। संक्रमणकालीन का मतलब ये कि अवट में एकदम शुद्ध भाषा अवट नहीं थी, ये कई भाषाओं का मिक्सचर थी, है ना। अवट में कई भाषाओं का कई भाषाओं की व्याकरण फिट हो जाती थी, इसलिए ये एक तरीके से संक्रमण, यानी कि कहते हैं ना कि संक्रमण फैल चुका था इस भाषा में, है ना। तो ये भाषा में ये देखने को मिलती है, ठीक है। फिर आता है साहित्यिक प्रयोग कैसे हुआ था इसमें। तो अब्दुल रहमान ने इसे अपने ग्रंथ संदेश रासक में अवट का प्रयोग किया। यानी कि अब्दुल रहमान जो थे उनका जो ग्रंथ लिखा था संदेश रासक, वो किस भाषा में लिखा गया था? अवट में लिखा गया था। ये आप अच्छे से याद कर लो, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि अब्दुल रहमान का संदेश रासक किस भाषा में लिखा गया है ना, तो अवट में लिखा गया, ये याद रखना है। विद्यापति ने कीर्तिलता, विद्यापति की जो कीर्तिलता है और जो कीर्ति पताका, ये दोनों भाषाएं अवट भाषा में लिखी गई, ये भी आपको याद रखना है ना। पहला प्रयोग, अवट शब्द का सबसे पहला प्रयोग ज्योतेश्वर ठाकुर ने अपनी रचना वर्ण रत्नाकर में किया है। पहला प्रयोग जो अवट शब्द का, यानी इस अवट शब्द का सबसे पहले किसी ने प्रयोग किया था, तो वो है हमारा ज्योतेश्वर ठाकुर, ज्योतिश्वर ठाकुर ने किया था, ठीक है। वर्ण रत्नाकर में किया था। वर्ण रत्नाकर उनकी क्या है? एक रचना है। क्या है? रचना है। तो ये सारे फैक्ट मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना है। फिर उसके बाद आती है हमारी पुरानी हिंदी, जिसे हम आधुनिक हिंदी कह देते हैं, या ये कहते हैं ना पुरानी हिंदी और अभ्रंश के बीच की कड़ी हमारी अव्वट है। तो अव्वट के बाद जो भाषा का थोड़ा बहुत विकास हुआ था वो पुरानी हिंदी है ना। इस पुरानी हिंदी के साथ ही हिंदी का विकास प्रारंभ हुआ था। तो पहले मैं इसके बारे में थोड़ा कुछ बता देता हूँ आपको, फिर उसके बाद हम आधुनिक भाषा में जो हमने अभी अभ्रंश पढ़े थे, सॉरी हाँ, जो अभ्रंश पढ़े थे, जो 6 अभ्रंश हमने देखे थे, शोरसनी, खस, ब्राह्मण, मागधी, अर्धमागधी, ये देखे थे। उनसे जो विकसित आधुनिक भाषाएं जैसे बिहारी हिंदी, गुजराती हिंदी, राजस्थानी हिंदी, फिर इन हिंदियों की बोलियों को हम देखेंगे कि इन बोलियों का विकास कैसे हुआ और इनको कहाँ कहाँ रखा गया है। प्लस
जो इनका जो क्षेत्र है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पुरानी हिंदी को देख लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो पुरानी हिंदी के नामकरण की अगर बात आती है तो प्रसिद्ध विद्वान चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, प्रसिद्ध विद्वान थे, भाषाविद थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सबसे पहले उत्तर अभ्रंश यानी कि अवट को ही पुरानी हिंदी, जो अवट है उसको पुरानी हिंदी नाम इन्होंने दिया। किसने दिया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। तो आपको ये याद रखना कि किस व्यक्ति ने पुरानी हिंदी को अवट नाम ही दिया या अवट को ही पुरानी हिंदी कहा। किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। फिर इसके विकास की बात आई तो कई विद्वान मानते हैं कि 8वीं सदी के जो सिद्धों थे, यानी जो सिद्ध साहित्य था जिसे सरप्पा हम कहते हैं, और उसके बाद जो नाथ साहित्य आए थे या नाथ जो लोग आए थे, उन्होंने इस भाषा का प्रयोग किया। भाषा में हमें हिंदी के शुरुआती बीज देखने को मिलते। इनकी भाषा अभ्रंश से निकलकर हिंदी की ओर बढ़ रही थी, है ना, ये हमें देखने को मिलता है। अमीर खुसरो का योगदान जो है वो कैसे हैं हमारे पुरानी हिंदी को लेकर, ये देखते हैं। तो 13वीं से 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में खड़ी बोली का स्पष्ट और परिष्कृत रूप दिखाई देता है, ठीक है। ये चीज़ें, जैसे उनका एक दोहा था कि गोरी सोएज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रेन भई चौं देश। तो ये उस समय लिखा गया दोहा अमीर खुसरो का हमें ये याद दिलाता है कि अमीर खुसरो की जो खड़ी बोली थी वो किस तरीके से स्पष्ट और परिष्कृत रूप से हमें दिखाई देती है ना। ये दोहे के मतलब उनकी पंक्तियों के माध्यम से यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, मैं समझा रहा हूँ आपको कि उनकी भाषा यहाँ तक आते आते पूर्ण रूप से शुद्ध होने लगी थी, यानी कि अब संक्रमण से संक्रमित नहीं थी। फिर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखना कि भोलाराम तिवारी जैसे विद्वान अवट को अभ्रंश से अलग एक स्वतंत्र भाषा मानते हैं। किसे? अवट को अभ्रंश से अलग मानते हैं। कुछ लोग अभ्रंश और अवट को एक मानते हैं, कुछ लोग अवट और पुरानी हिंदी को एक मानते हैं, ठीक है, याद रखना। राहुल सांकृत्य ने सिद्ध कवि सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो यहाँ से ये भी बात निकल के आई कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया? तो सरप्पा को माना गया। किसने माना? राहुल सांकृत्य ने माना, ठीक है। फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि अभ्रंश में ण और स वर्ण का प्रयोग नहीं होता है। ये चीज़ें याद रखना, ये वर्णों से कई बार चीज़ें पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, कि किन वर्णों का प्रयोग इस भाषा में नहीं होता है। तो अभ्रंश में याद ही रखना है कि ण और श जो है, यानी जो षड्यंत्र वाला श है, और ण जो है हमारा, ये हमारा अभ्रंश भाषा में प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। फिर एक आता है कि देसिल बैना सब जन मिठा ते तेसिन जपऊ अवट्टा। अगर ये पंक्ति आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो और आपको याद नहीं है, तो यानी कि आप लोग अभी तैयारी के उस मुकाम पर नहीं पहुंचे जहां पर आपका सिलेक्शन होना चाहिए ना। तो इस पंक्ति को याद रखना कि देसिल बैना सब जन मिठा ते तेसन जपऊ अवट्टा। ये विद्यापति की प्रसिद्ध पंक्ति, जिसका अर्थ है कि देश की भाषा सबको मीठी लगती है, इसलिए मैं अवट यानी कि अवट में रचना करता हूँ। किस में करता हूँ? अवट भाषा में। तो इन्होंने अवट भाषा के बारे में कहा था कि देसिन बैना सब जन मिट्टा ते तेसिन जपऊ अवट्टा। यह विद्यापति की प्रसिद्ध पंक्ति है। तो ये चीज़ें होती है हमारी भारतीय आर्य भाषा का जो विकास क्रम है, ये पूरा मैंने आपको समझाया। एक बार फिर से समझ लो कैसे विकास क्रम हुआ। कभी कभी आपसे पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है PYQs में। कैसे पूछा गया कि सबसे पहले क्या आती है? वैदिक संस्कृत, ठीक है। सबसे पहले वैदिक संस्कृत आती है, फिर आती है लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत, उसके बाद हमारी पाली, उसके बाद हमारी प्राकृत के बाद हमारी अभ्रंश के बाद हमारी अवट, और अवट के बाद हमारी आती है पुरानी हिंदी, या जिसे हम हिंदी कहते हैं ना। तो हिंदी भाषा के विकास तक हमें कैसे पहुंचे? वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश, अवट और हिंदी। अब मैं कुछ आपको बता देता हूं। बहुत बार क्या होगा, अवट आपको बीच में देखने को नहीं मिलेगा, पुरानी हिंदी की जगह डायरेक्ट हिंदी देखने को मिलेगा आपको, है ना। अब ये क्रम कैसे पूछा जाएगा? कभी उसने दे दिया कि निम्नलिखित भाषाओं को क्रम वाइज जमाइए ना, उनके विकास क्रम के आधार पर जमाइए। वैदिक संस्कृत दे दिया, पाली दे दिया, प्राकृत दे दिया और हिंदी दे दिया, अभ्रंश हटा दिया, अवट हटा दिया और लौकिक संस्कृत हटा दिया। तो फिर भी आपको यही क्रम फॉलो करना है कि भाई इसके बाद पाली आएगा, उसके बाद प्राकृत आएगा, उसके बाद हिंदी आएगा ना। इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बनते PYQs में। ये एक तरीके से आप
PYQ लगाओगे या जब मैं आपको सोल्व कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, और आपके जो भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपके सबके डाउट के आंसर करूँगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट, मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ।